वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। बोला गया कि अगर कोई लाइफ में आप लोग को देखने को मिलेगा ना, ये इंसान काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, तो उस इंसान ने क्या किया है? उस इंसान ने हमेशा, अगर उसको कोई कोस रहा है, उसकी लाइफ में कोई रोड़े डाल रहा है, उसके टाइम को कोई वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी में दिक्कत लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने हमेशा उसमें से भी अपना एक प्रोडक्टिव स्टेप निकाल लिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप लोगों के ऊपर कोई ईंटें फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, उनका यूज करके आप लोग घर में कुछ यूज कर लो या फिर उनसे अपना रोड बनाना स्टार्ट कर दो। सुना है ना कि लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई, तो उन दिक्कतों को ही अपने रास्ते का एक तरीके सड़क बनाता हो वो इंसान आगे चला गया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस उसके गोल पर था। जो भी लोग उसको कुछ बोल रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया, किसी ने गाली दी कि ठीक है, मतलब एक तरीके से अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है फालतू की चीजों में। अगर एक बार आप लोग इस जोन में आ गए तो लोग जो हैं हमेशा आप लोगों को एडमायर करते हुए नजर आएंगे। यार ये इंसान इतना शांत कैसे रह लेता है, ये इंसान इतना फोकस्ड कैसे रह लेता है? क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों को रियलिटी में लाइफ में क्या चाहिए। ये छोटी छोटी जो होती है ना बातें, किसी के साथ में बहस में लगे, अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, उसको गाली दे रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, लगे हुए उन चीजों से जिस दिन आप लोगों ने अपनी डिस्टेंस बनानी सीख ली और हमेशा दूसरों की बुराई करने से जिस दिन आप लोग बचना स्टार्ट हो गए, यानी कभी भी लाइफ में किसी की बुराई नहीं करनी है, हमेशा इंसान की अच्छाई देखनी है और उसकी लाइफ से अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखो और आगे बढ़ो। अगर ये पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां वो बुराई करने वाले लोग आप लोगों को पसंद करते हुए नजर आएंगे। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखने हैं। तो इसी के साथ में पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। और तेरी एक सेकेंड, उसको मत देखना जो पहली स्लाइड दिखी है, ठीक है? इस वाले को देखना, ठीक है? क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में फिर से क्वेश्चन पूछूंगा ताकि लेक्चर के अंदर आप लोगों को पता चल जाए क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो ये लेक्चर का ओवरव्यू है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखना है। फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डे भी होगा, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, पहले शॉर्ट न्यूज होगी फिर डिटेल में न्यूज होगी। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये लेक्चर चलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में। मॉस्किटो यानी कि मच्छर से जनित जो बीमारी होती है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों से इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी डिस्कस करूंगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप लोगों को ये बताना है कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, हमारी कंट्री में मलेरिया को खत्म करने के लिए जो एक प्रोग्राम है वो कब से कब तक का है? चलिए इतना बता देता हूं, 2016 में स्टार्ट किया गया था। एलिमिनेट करने का फाइनल जो राउंड है वो कब तक है, और इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बाकी यहां पर बताया जा रहा है कि जो 20 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। आगे बात करते हैं, 20 अगस्त जो है बर्थ एनिवर्सरी है हमारी कंट्री में एक पर्सनैलिटी की, जिनको हम लोग सद्भावना दिवस या फिर हार्मनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोग को बताना है। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती है। और देखिए मैं आप लोग को हमेशा ये बोलता हूं, अगर ये लेक्चर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, दोनों हिंदू का और नैनो मैगजीन का, तो करंट अफेयर आप लोगों को ऐसा कवर करा दूंगा कि आप लोग हमेशा याद रखोगे यार करंट अफेयर तो, और कुछ हो चाहे ना हो, कि करंट अफेयर तो यार तगड़ा हो गया था, ठीक है? तो अपने बच्चों को भी आप लोग आगे फ्यूचर में बताया करोगे यार हाँ करंट अफेयर तो ऐसा हो गया था। तो इसलिए हमेशा कुछ चीजें ऐसी सीख कर जाओ कि हाँ आप लोग उसे ताउम्र साथ में रखो। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज है आप लोगों ना आखिरी दम तक, जब तक आप लोग इस धरती पर रहोगे, काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब अपडेट रहोगे तो आप लोग अपना एक अपग्रेडेड वर्जन पाओगे। अगर सोसाइटी में क्या चल रहा है, जिस समाज में आप लोग रह रहे हैं उसके बारे में आप लोगों ने बताया, तो फिर चीजें जो है वो धुलमित होने लगती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में अभी एक कंट्री का एक तरीके से एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक तरीके का एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है और कैसे मिटिगेट यानी कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे उसका इंपैक्ट कम करना है। तो इसके बारे में एक कंट्री के साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। हमारा पड़ोसी देश है, आप लोग बताइए कौन सा पड़ोसी देश हो सकता है? उदाहरण आप लोगों को देता हूं, या तो है वो नेपाल, या है भूटान, या है बांग्लादेश, या फिर है म्यांमार, ठीक है? तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पास्ट में भी एग्जाम के अंदर, ये किससे रिलेटेड है? यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं कुछ हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, उनको रोकने का काम करती है और उनको मेंटेन रखने का काम करती है। तो ऐसी ही एक चीज है जिसके लिए काम किया है, जिसके लिए काम किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। तो इसका नाम आप लोग को बताना है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, ताकि जो भी आज की डेट में हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन होता है, ये बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नॉर्मली HCFB जिसको आप लोग बोलते हैं, सॉरी HFC बोलते हैं, यहां बेसिकली इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है?
तो ये बेसिकली जो आप लोग फ्रिज होते हैं, जो एसी होती है, जो घर में यूज करते हैं ना, तो उसमें से ये गैस निकलती है जो कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो इसको कैसे कम करना है, तो इसी अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, और इसको कम करने की बात की थी क्योंकि इसी को ये कम करता है, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इंडिया को कंप्लीट किया गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो चार स्टेप में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये स्टेप जो होंगे 2032 में स्टार्ट होगा, 2032 में 10% कम करना है, 2037 में 20%, 2042 में 30% और फिर 80% कब हम लोग को कवर करना है, इसके बारे में जानूंगा। आज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जैसा मैंने इसके बारे में जाना है तो काफी कुछ अच्छी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक तरीके से अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉलेज बेस बनेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी आप लोग को जानने को मिलेगी। आगे बात करते हैं पाइनएप्पल के बारे में, अनानास जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में। अनानास को उगाने की बात की जा रही है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। यहां पर हमार करके ट्राइब है, ये जो हमार ट्राइब है ये नॉर्मली झूम कल्टीवेशन करती है। तो झूम कल्टीवेशन क्या होती है ये भी जानेंगे, हमार ट्राइब कहां रहते हैं ये भी जानेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम दे देते हैं और फिर मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कि बताओ ये ट्राइबल कम्युनिटी कहां पाई जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में जानेंगे। राइस फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन एक तरीका प्रोसीजर आप लोग बोल सकते हैं जिससे राइस में न्यूट्रिशन की मात्रा और ज्यादा बढ़ाई जाती है। तो जो भी आज की डेट में आप लोग राशन की दुकान पर जाकर चावल खरीदते हैं तो उसको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में कब तक, 2023, 24, 25 या 26, ये यहां पर ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि राइस को फोर्टिफिकेशन किया जाएगा ताकि लोगों को गवर्नमेंट स्कीम के तहत फोर्टिफाइड राइस मिल सके। तो इसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का 15 अगस्त का स्पीच सुना है तो उसमें उनके द्वारा इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। सेकंड ये क्वेश्चन ये भी इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल जो है हमारी कंट्री में यहाँ पर सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर काम करता है, ये इसको रन करती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, आप लोगों को ये बताना है किसके अंडर यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने होंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट डे जिनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बात की जा रही है वर्ल्ड मॉस्किटो डे के बारे में। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मॉस्किटो यानी कि मच्छर जनित जो बीमारी आप लोगों को फैलती है, खासकर बारिश के सीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। 20 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, मलेरिया के खिलाफ हम लोग लड़ाई स्टार्ट कर सकें। तो इसी के बारे में बात करें तो 20 अगस्त को क्यों है, क्योंकि 1897 में यहाँ पर सर रोनाल्ड रोज जिनके द्वारा डिस्कवर किया गया था यहाँ पर एंटीफेल्स मॉस्किटो, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से इसके बारे में आप याद रखिएगा, एंटीफेल्स जो बेसिकली मॉस्किटो है यहाँ पर, ये रेस्पॉन्सिबल होती है मलेरिया पैरासाइट को एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो सर रोनाल्ड रोज के द्वारा यहाँ पर इसका पता लगाया गया था 20 अगस्त 1897 में, जिसकी वजह से ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट यानी कि मलेरिया के केस जो है हमारी कंट्री में जीरो होने चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। वैसे हमारी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की थीम है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछ ली जाती है, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जो कि आप लोग याद रखिएगा, इसको नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि NFME। ये जो फ्रेमवर्क है 2016 से लेकर 2030 तक का टारगेट था कि मलेरिया की बीमारी को ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको खत्म करना है, और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। यानी कि हमारा भी टारगेट है कि मलेरिया की बीमारी को 2016 में चीजें स्टार्ट की गई थी, 2030 तक का इसको खत्म करना है। अगर मलेरिया की बीमारी या कोई भी बीमारी के बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछे तो आंख बंद कर आप लोग बोलना कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है, जो कि हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में बात करता है। टोटल मिलाकर कितने गोल हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है वो मलेरिया से जनित जो बीमारी है उसको भी कंट्रोल करने के बारे में बात करेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है ये बात की जा रही है सद्भावना दिवस के बारे में। सद्भावना दिवस जो है ये 20 तारीख को सेलिब्रेट किया था, 20 अगस्त को, और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर राजीव गांधी जी, इनसे रिलेटेड है यहाँ पर ये डे। तो यहाँ पर इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था सद्भावना दिवस के तौर पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला महीना है अब तक का जब से मैंने बच्चों की हेल्प करना स्टार्ट की थी। यहाँ पर किसी को किताब प्रोवाइड कराना, किसी का जब कोविड-19 चला, लॉकडाउन लगा, मोबाइल रिचार्ज करवाना, या फिर जो भी छोटी मोटी हेल्प मेरे से हो पाती थी। तो पहली बार ये महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मैं बच्चों की हेल्प कर पाया हूँ।
और इसमें एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो एसएलवी फैमिली मेंबर यहाँ पर रहे, जिसमें यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं वो सामने निकल कर आए। तो रियलिटी में यार दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्केल पर मैंने लगभग नॉर्मली अब की बार जो है 100 के करीब बच्चों की हेल्प की। समझ रहे हो, एक बच्चे की अगर हेल्प हो रही है तो इसका मतलब है कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक परिवार की हेल्प हो रही है। तो 100 के करीब बच्चों की अब की बार हेल्प हो गई है इस महीने के अंदर अंदर अब तक। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली। और हमारी जो एसएलवी फैमिली कमांडो के जो पहले कमांडो बने हैं गोल्ड कमांडो, ये यहाँ पर हैं हमारे मितेश जी, ठीक है। तो इनके द्वारा आगे आइए निकलकर, तो इससे कई सारे और बच्चों की हेल्प हो गई, वरना मैंने आप लोगों को 10-12 तारीख में ही बोल दिया था कि बस इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जो भी यहाँ पर आगे निकल कर आ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिल रही है, जैसे जैसे आप लोग देखें यहाँ पर आयुषी हो गया, मोनिका हो गया, नरगिस हो गया, निशा हो गया, प्रियंका हो गया, यानी कि जितनी भी मेंबर है इसमें लगभग 75 से 80% जो है वो आप लोगों को यहाँ पर गर्ल्स देखने को मिलेगी। तो ये जैसे आंसर देने में भी गर्ल्स आगे हैं काफी ज्यादा, और यहाँ पर भी मैंने देखा, तो ये दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। और यहाँ पर एक और यहाँ पर सिल्वर कमांडो भी आप लोगों को देखने को मिले, यहाँ पर अंकुर कश्यप सिल्वर कमांडर, और मितेश जो है यहाँ पर ये गोल्ड मेंबर, ठीक है। बाकी ब्रोंज आप लोग देखते हैं, तो छोटी से छोटा भी अगर आप लोग इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं तो किसी न किसी की यार हेल्प हो जा रही है। और अच्छा मुझे ये लगा कि ये आंकड़ा जो है अब की बार सबसे ज्यादा बच्चों तक मैं किताबें पहुंचा पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज को लेकर। तो रियलिटी में यार ये अच्छा लग रहा है। और कई सारे बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अब मतलब जिनके पास में पहले किताबों का सिस्टम नहीं था अवेलेबल, वो भी एक दूसरे से लेकर भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा लग रहा है यार, ये रियलिटी में थैंक्स बोलना चाहता हूँ यार। पहली बार इतने ज्यादा लोगों का आंकड़ा जो है मैं क्रॉस कर पाया, वरना बहुत कम रह जाता था हर बार। आप लोग जिस तरीके से आगे आए तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो एक थैंक्स गिविंग मैसेज है, कम से कम इतना आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ। बाकी तो एजुकेशन जो है वो सबके लिए मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि अलग से मैं, आप लोगों को पता ही है कि सबके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसमें कुछ ऐसा ही नहीं। तो इसलिए पढ़ाई आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, और जब भी सिलेक्शन हो जाए तो यार किसी ने किसी की हेल्प जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग उसको एक तरीके से, नहीं किसी को किताब दिला दी, किसी का स्कूल में एडमिशन दिला दिया, तो ये एक तरीके की फीस होगी। आप लोग बोलते हैं ना कि फीस क्या होनी चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं सर किस तरीके से फीस पे करेंगे, तो ये फीस भी हो जाएगी एक तरीके से अगर किसी की आप लोग इस तरीके से हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, गुरु दक्षिणा बोल लीजिए या जो भी बोलिए, जहां पर जाएं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग काम करें, वहां पर कभी भी यार किसी भी तरीके से आप लोग अगर करप्शन को रोक सकें, क्योंकि करप्शन जब कोई इंसान करता है ना, तो कभी भी अमीर की जो है लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, वो हमेशा किसी गरीब की लाइफ पे इंपैक्ट डालेगा। तो इसलिए हमेशा अगर आप लोगों को कभी लगे कि यार मन कर रहा है थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो एक उसी इंसान को आप लोग याद करिएगा, जैसे गांधी जी ने बोला था कि आप लोगों का ये करप्शन जो है किस इंसान की लाइफ पर इंपैक्ट डालने वाला है। तो छोटी सी एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, और हमेशा आप लोगों को प्रोग्रेसिव पाथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। ये चीजें ना इंसान की लाइफ में अगर इंक्लूड अभी से हो जाएगी ना, आगे बहुत ज्यादा काम आप लोग को आने वाली है। तो अभी से इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलिए, फिर देखिए कितना ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट डियर, इस तरीके से जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, अपना ध्यान भी रखिए। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये अपनी जो अब पढ़ने के बाद में कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो, उसके बाद में जो किताबें होंगी ये भी अपनी किसी को दे देना, ठीक है, ताकि कोई इनसे पढ़ सके। तो इस तरीके से भी आप लोग एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग चीजों को, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक जो अवेयरनेस फैलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लेक्चर सुना, ठीक है, किसी को पढ़ाकर भी आप लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो कोशिश करो कि अपना कंट्रीब्यूशन जो है किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में जरूर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की साइड से, यहां पर हमारी कंट्री की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको आप लोग एनडीएमए बोलते हैं, ये मिलकर काम कर रही है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं 1971 तक यहां पर इसको आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे, पर लेकिन 1971 की वॉर के बाद में इसका नाम चेंज करके बांग्लादेश हो गया। हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री टच करते हैं। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री को बाउंड्री टच की जाती है तो वो है बांग्लादेश, और सबसे कम की जाती है यहां पर वो है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर पाएंगे, रिमोट सेंसिंग को हम लोग यूज कर पाएंगे, और नेविगेशन सर्विस भी प्रोवाइड करा पाएंगे। कल को कोई डिजास्टर आते हैं, मान लीजिए यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई साइक्लोन आ गया, कोई सुनामी टाइप कंडीशन बन गई, या फिर कोई और डिजास्टर हो गया, तो उसमें मिलकर हम लोग एक दूसरे का काम कर पाएंगे, तो एक दूसरे से एक्सपर्टीज से एक दूसरे की सीख पाएंगे। तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं इसमें डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप लोगों ने सुना होगा, यानी किसी भी चीज के लिए पहले से तैयार रखना एक तरीके से ये इलाज का दूसरा तरीका है। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है।
तो डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहना, रेस्पॉन्स देना और मिटिगेशन और मोर, इसी के चलते आप लोगों को डेटा शेयरिंग भी एक दूसरे के साथ में शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में ये काफी अच्छे से ऑफिशियल को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ में ज्वाइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज एनुअली यहाँ पर बेसिकली दोनों को बीच में देखने को मिलेगी, बायलैटरली यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी दोनों कंट्री के बीच में। एक्सचेंज किया जाता है पब्लिकेशन और मटेरियल, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर गाइडलाइन होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी ज्वाइंट रिसर्च होगी, ठीक है, यानी कि आज के दिन में जो हम काम कर रहे हैं और जो बांग्लादेश काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे सही करना है, किस तरीके से डिजास्टर्स को मैनेज करना है, रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जा रही है उसको कैसे कम करें और कैसे रिकवरी की जाए ताकि जल्दी से जल्दी फिर से उसी फेज में आ जाए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो डिजास्टर साइकिल को याद रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि आप लोग को प्रिपेयर रहना है। अगर आप लोग प्रिपेयर हैं, जैसे ही डिजास्टर आया तो आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं स्टेप उठा पाएंगे, उससे रिकवरी कर पाएंगे, चीजों को मिटिगेट कर पाएंगे, तेरे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, कम से कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये साइकिल अगर आप लोग लिख देते हैं एग्जाम में तो इंसान को पता होगा, टीचर को, कि हाँ ये पता है, जानता है इस चीज के बारे में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर चलते हैं। ये जो है यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात करिए बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से ये बन जाएगा कि ओजोन लेयर कहां पर पड़ती है। अगर इसके बारे में याद रखिए तो ट्रोपोपोज और जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके बीच में आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर ओजोन लेयर, ठीक है। लेयर आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, सबसे नीचे ट्रोपोपोज, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर और फिर है यहाँ पर एक्सोस्फीयर। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, ये याद रखिएगा, इसको कर्मन लाइन बोलते हैं। तो कर्मन लाइन जो है यहाँ पर मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में है, यानी कि यहाँ से आगे जो इंसान जो है अभी यहाँ पर स्पेस की यात्रा करने गए, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये अभी यहाँ पर दो इंसान है, उनका नाम चलिए आप लोग बताइए, देखते हो कितना याद है, जो स्पेस की यात्रा करने के लिए गए थे, ठीक है। अमेजन के एक फाउंडर भी है उनमें, दूसरे का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहां पर ये कर्मन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई थी, तो एक ने क्रॉस की, एक ने नहीं की। एक तो यहां पर 86 किलोमीटर पर जाकर रुक गए और एक थे 106 किलोमीटर पर गए। कर्मन लाइन जो है वो 100 किलोमीटर पर मानी जाती है जब आप लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा ये आर्टिकल है ओजोन लेयर के बारे में। अगर सूरज से कोई भी खतरनाक किरणें आती हैं पृथ्वी के ऊपर, ये उनको रोकता है, खासकर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, तो पृथ्वी पर इंसानों की स्किन को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, कई सारी और भी बातें करता है। तो इसी के चलते यहां पर आप लोग याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा के अंदर है। तो एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था यहां पर, उसके अंदर फिर आगे चलकर अमेंडमेंट भी किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में, और ये बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है जिसको HFC बोलते हैं उसको कम करना है। तो इसका मतलब क्या है, आज की डेट में जो आप लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या फिर आप लोग कुछ भी इस तरह का कंडीशन है, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें से यहां पर कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो कि ओजोन के ऊपर यहां पर इंपैक्ट डालते हैं, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है यहां से निकलकर चलता है और ओजोन लेयर के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो इसी ओजोन को कैसे हम लोग डिप्लीट होने से रोक सकते हैं, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने। तो पहला तो हो गया यहां पर बेसिकली कगाली, ये कगाली अमेंडमेंट हो गया। कगाली कहां पर, ये रवांडा के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये कनाडा के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्रोटोकॉल साइन किए गए और कगाली में अमेंडमेंट किया गया ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। फेज मैनर में यहां पर हाइड्रो जो फ्लोरोकार्बन है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते इंडिया ने भी अपने टारगेट रखे हैं। इंडिया ने भी यहां पर चीजों को बोला है कि आने वाले टाइम में फोकस करके चला जाएगा, जो भी इंडस्ट्री है जो कि यहां पर जैसे कि फ्रिज बनाने वाली, एसी बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसको कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग को बताने जा यहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं पेन कॉपी लेकर बैठा करो, कई सारी चीजें याद आ जाती हैं एक्स्ट्रा, तो उनको आप लोग याद रख सकते हैं। तो 4 स्टेप में आप लोग इसको यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये यहां पर स्टार्ट किया जाएगा 2032 से, ठीक है। 2032 से चलने वाला ये प्रोग्राम पहुंचेगा कब तक, 2047 तक। तो 2047 तक जो ये प्रोग्राम पहुंचेगा, तो स्टार्टिंग में यहां पर बोला गया कि 10% आप लोग को कम करना है 2032 में, ठीक है। इसी के साथ में 20% कम करना है 2037 में, ठीक है। 30% कम करना है आप लोगों को यहां पर बेसिकली 2042 में। इसी के साथ में 80% कम करना है 2047 में, ठीक है। तो हमारी कंट्री का टारगेट कुछ ऐसा है, इसको हम लोग कम करने वाले हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ट्रीटी है यहां पर वो इस एरिया में काम करती है और 1987 में कनाडा के अंदर इसको साइन किया गया था। तो आज की डेट में कैसे इसको कम करना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है, क्योंकि ओजोन को डिप्लीट करने का काम करती है, ओजोन को खत्म करने का काम करती है HFC। और अगर ओजोन लेयर यहां पर खत्म होना स्टार्ट होगी तो धरती पर त्राहिमाम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आएंगे। तो जो रवांडा के अंदर 2016 में कगाली जो यहां पर एक तरीके से कैगाली ये मिले थे यहां पर, इसके चलते यहां पर जो काम किया गया था उसमें भी बोला गया कि 80 से
85% तक यहां पर कम करना है बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये यहां पर टारगेट रखा गया था 2040 तक का, ठीक है। पर हमारी कंट्री का कब तक टारगेट है? 2047 तक का है हमारी कंट्री का, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो कैगाली जो अमेंडमेंट के बारे में पूछे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछे, हमारी कंट्री का टारगेट है, ये पूछे कर्मन लाइन कहां पर है, ओजोन लेयर कहां पर है, तो कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं रखना है, डिटेल में आप लोगों को बता दी सारी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर आने वाली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक जिसको आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में नॉर्मली सारे जो भी बैंक हैं उनको गाइड करने का काम करता है। पर लेकिन यहां पर अभी एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला यार तुम्हारा काम नहीं है बैंक की जो इमेज है उसको खराब होने से बचाना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो गंदी हरकतें कर रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, उसकी गंदी हरकतों को छुपा रहे हैं, तो वो इंसान जो है आगे फिर से गंदी हरकतें करेगा, तो उसकी गंदी हरकतें अगर सामने आई, थोड़ा इंसल्टेड अगर फील करेगा तो चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। तो एक तो ऐसा कर सकते हैं, पहले आप लोग क्या करिए, समझाइए चलिए, पर फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो फिर आप लोगों को बेसिकली उसकी चीजें जो है वो उजागर कर देनी चाहिए। जितना आप लोग दबाते रहेंगे वो उसको एंजॉय करता रहेगा, ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी हुआ क्या, कई सारे बैंक के अंदर कई सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, कई सारे डिफॉल्टर देखने को मिलते हैं, तो उन सब के चलते यहां पर क्या करता है आरबीआई, उनकी लिस्ट जो है वो पब्लिक के सामने लेकर नहीं आते हैं। तो यहां पर जस्टिस एलएल जो यहां पर नागेश्वर राव है उनके पास में केस पहुंचा, उनकी बेंच के पास में, तो उसके चलते यहां पर आरटीआई में जब पूछा गया यहां पर कितने सारे लोग हैं यहां पर जो कि आज की डेट में डिफॉल्टर हैं, या फिर जो भी यहां पर इस तरीके गलत एक तरीके से जब इंस्पेक्शन होती है आरबीआई की तो उसमें गलत रवैया निकल कर आता है बैंक का, तो यहां पर आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं की जाती है। इसके पीछे क्या है, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का बैंक ये नहीं चाहता है कि पब्लिक में ये चीजें आए, वो सारे इसके अगेंस्ट में रहते हैं, और आरबीआई की भी उनकी विश को मानकर रुक जाता है, पब्लिक के सामने ये बातें निकालकर नहीं लेकर आता है। आप लोग सोचिए कितनी ब्लैक मनी है यहां पर किन किन लोगों के पास में, उनकी लिस्ट बनाई गई, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई। अगर वो पब्लिक के सामने आ जाती, उनकी इमेज कैसी होती उन लोगों की जो यहां पर पब्लिक का पैसा टैक्स चोरी कर बैठे हुए हैं। तो ये जरूरी है यहां पर कि जनता के सामने पैसे ये चीजें आनी चाहिए। और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो यार हक है ना हमारा इसको जानने का, तो फिर इसके अंदर भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो क्या फिर फायदा रह गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का। तो इसलिए भी यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधी सीधी बातें ही बोली गई है बेसिकली आरबीआई को कि यार देखो तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है, ये काम करने का जो आप लोग कर रहे हो ना कि यहां पर एक तरीके से ट्रस्ट बना के रखना पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक के लिए, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या करना है, जो भी चीजें हैं जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि बैंक में जनता का पैसा रखा हुआ है। अगर जनता को नहीं पता रहेगा कौन से बैंक की क्या हरकतें चल रही हैं, तो फिर पता चला उनका पैसा डूब गया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो जनता के सामने पता रहना चाहिए ना कौन सा बैंक क्या गंदी हरकतें कर रहा है। तो ये आप लोगों के बारे में, आप लोगों से अगर पूछे इसके बारे में आप लोग क्या रहा है, यस या फिर नो, आप लोग क्या बोलेंगे। चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर कुछ भी, अगर हमारी कंट्री के अंदर कुछ हो रहा है तो आप लोगों का भी कोई थॉट होना चाहिए इसको लेकर कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो आप लोगों का क्या विचार है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो यहां पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, 1935 में ये बेसिकली फॉर्म किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यहां पर फॉर्म किया गया, आगे चलकर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर नेशनलाइज किया गया 1949 के अंदर में। पहला हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता के अंदर में, फिर आगे चलकर इसको मुंबई में मूव कर दिया गया। 1935 से 2 साल बाद में ही मुंबई ले आए यहां पर इसको आगे मूव कर कर। पहले जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ये इनके पहले गवर्नर थे। प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है वो कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हल्की फुल्की सी, थोड़ा सा याद रहना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया, आप लोगों को क्या लग रहा है वो सही है या फिर गलत है, आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है पाइनएप्पल के बारे में, जिसको आप लोग अनानास बोलते हैं। खाया होगा ना कई बार अनानास, काफी अच्छा लगता है, खट्टा मीठा, मतलब बड़ा ही टेस्टी लगता है। एक तरीके से विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स बोल सकते हैं आप लोग, ये इसको आप लोग यूज कर सकते हैं खाने में अपने। तो अगर बात करें पाइनएप्पल जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो की जाती थी यहाँ पर, बेसिकली बात की जा रही है जो हमार ट्राइबल जो आसाम के अंदर पाई जाती है, तो वहां पर बोला गया कि उनके लिए सुटेबल ऑल्टरनेटिव है झूम कल्टीवेशन का। झूम कल्टीवेशन में क्या होता है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, देखिए कोई फॉरेस्ट का एरिया है, उसमें एक छोटे से एरिया को साफ किया, वहां पर जलाया, उसको जलाने के बाद में जो घास फूस जल गई वहां पर, वो खाद बनकर वहां पर लग गई। फिर उसको खेती की यहां पर 2-3 बार। जब यहां पर खेती की 2-3 बार तो वो क्या किया, फिर उसको नहीं कि एक तरीके से उसको एक तरीके से यहां पर रिक्वायरमेंट होने लगती है खाद की, तो फिर यहां पर इस एरिया को छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहां पर दूसरे एरिया में चले गए यहां पर कि यहां पर इसमें घास को काटा, फिर आग लगाई, फिर खेती की, फिर इसको छोड़ दिया, फिर यहां पर इधर कहीं चले गए, वहां पर सेम काम किया, फिर इसको छोड़ दिया, यहां पर चले गए, फिर काफी लंबे समय बाद फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे यहां पर, फिर से आकर यहां पर काम करने लगे, ठीक है। तो ये एक हद तक की चीजें सही है। आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन हो गई है और फॉरेस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया यहां पर चीजों को मेंटेन रखने के लिए। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन काम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम
काम किया जा रहा है उनमें फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, यानी कि डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो एफोरेस्टेशन काफी कम हो गया, जिसके चलते चीजें देखने को मिलेगी। तो अभी कंडीशन यही है कि कैसे चीजों को इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं झूम कल्टीवेशन का, कि झूम झूम कर यहाँ पर पेड़ नहीं काटने हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि पाइन एप्पल को यूज किया जा सकता है, जो कि क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी लॉस को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए भी ये काफी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर चीज होगी जिसको यूज किया सकता है। तो आप लोगों से कोई पूछ ले एग्जाम में कि जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है वो कहां पर पाई जाती है, तो नॉर्मली आसाम, आप लोग यहां पर इसका नाम याद रखेगा। झूम कल्टीवेशन जो है यहां पर, ये नॉर्मली इसको यहां पर एक तरीके स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है, SWIDDEN, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि ये किसका नाम है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बेसिकली एक तरीके से यहां पर साइकिल में घूमते हैं, जैसा मैंने बताया कि एक एरिया से यहां पर जब लगता है कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है, फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं और फिर से वहीं पर घूम कर आ जाते हैं, तो ये झूम कल्टीवेशन होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यहां पर और मैनी साउथ एशियन जो कंट्री है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शिफ्टिंग टू एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इस तरीके से अगर पाइन एप्पल पर हम लोग चले जाते हैं तो ट्रेडिशनल झूम प्रैक्टिस से यहां पर थोड़ा सा दूर हट जाएंगे और इससे फायदा भी होगा, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा किसानों को भी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो इसी को इंप्रूव करने के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। पाइन एप्पल एग्रो फॉरेस्ट्री जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए, क्योंकि मोस्टली यहां पर ग्रोन की जाती है एक मल्टीपर्पज ट्री के तौर पर भी इसको, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छा तरीका हो सकता है, अगर ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। आगे चलते हैं इकोनॉमी के बारे में। पहली न्यूज है आप लोगों के सामने, एक इंपोर्टेंट है यहाँ पर नारी शक्ति से संवाद, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके साथ में बात की गई और चीजों को सुधारने की कोशिश की गई यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। तो इसमें आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद, ये एक इंटरेक्टिव सेक्शन था यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में, और यहाँ पर ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसके तहत खासकर जो रूरल डेवलपमेंट लाइवलीहुड के लिए जो मिशन है यहाँ पर DAYRL जिसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी कि लोगों की आजीविका के लिए जो हेल्प करने वाला स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर बात करें महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। अभी अगर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके द्वारा जब कोविड-19 की बीमारी चल रही थी तो बहुत सारी महिला आगे आई और उनके यहाँ पर मास्क बनाए गए, सैनिटाइजर, लोगों को फूड प्रोवाइड कराया गया। इस तरीके से जो महिलाएं वो काफी ज्यादा आगे निकल कर आई और उनके द्वारा काफी बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई। अभी भी आप लोग देख लीजिए, जैसे मैंने बोला ना कि एसएलवी फैमिली मेंबर को जो एक तरीके से हेल्प की जा रही है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो अभी लड़कियां ही आगे निकल कर आई, क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है कि एक तरीके से लड़कियां जो होती है, अगर आप लोगों से मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट भी काफी अच्छा जानती है, पूरे घर को मैनेज करती है। कोई जॉब कर रही है तो जॉब के साथ साथ में बच्चों को मैनेज कर रही है, घर को मैनेज कर रही है, तो एक तरीके से मैनेजमेंट काफी अच्छा माना जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जहां जहां पर अभी आप लोगों ने देखा होगा, जहां जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो थी, जो यहाँ पर लड़की थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पर कोविड-19 को अच्छे से मैनेज कर पाए एज कंपेयर टू जहां पर मेल कोई प्राइम मिनिस्टर था वहां पर। तो लड़कियां जो होती है वो ज्यादा अच्छी मैनेजर मानी जाती हैं और इसी के साथ में थोड़ा सा इमोशनल भी ज्यादा होती है, अगर देखा जाए तो, ये देखा जाए तो इसके चलते जो इशू होता है उसको लेकर सेंसिटिव भी रहती हैं कि कोविड-19 के चलते लोगों की जान जा रही है, तो खाना प्रोवाइड कराने में काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाने में काफी ज्यादा आगे आई लड़कियां निकलकर। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो अप्रिशिएट करना बनता है यहाँ पर लड़कियों को, इस तरीके से अगर आगे निकल कर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा रिलीज की गई सपोर्ट जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करें तो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है, PMFME जिसको बोला गया स्कीम, और इसी के साथ में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके द्वारा भी मिलकर यहाँ पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अगर कोई महिला जो है वो काम कर रही है, जैसे कि मास्क बना रही है सैनिटाइजर में, या फिर एक तरीके से फूड प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रही है, अब उसके पास में तो इतना पैसा होगा नहीं, किसी ने किसी से उसको सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर सपोर्ट मिलकर, अगर यहाँ पर एक अगर हम मिलकर सपोर्ट मिलकर काम किया जाएगा तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए एक कोई औरत है वो ओनली 10 लोगों को खाना दे पाती है, ठीक है। अब अगर उसकी हेल्प करना हम लोग स्टार्ट कर दें तो आगे चलकर हो सकता है कि वो हजारों लोगों को खाना खिला सके, पर लेकिन अकेले की बस की तो उसके बात नहीं होगी ना, क्योंकि उसके पास में रिसोर्सेज की कमी है। अब गवर्नमेंट तो है नहीं, उसके पास में टैक्स आ रहा है कि वो पैसे इकट्ठा कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा लोगों की अगर हेल्प करनी है तो उसकी कोई ना कोई हेल्प करेगा बैकग्राउंड में, तभी ये चीजें कंटिन्यू रह पाएंगी। वरना अकेले वो जो औरत यहाँ पर खाना खिला रही है, मास्क बना रही है, वो सारी चीजें अकेला नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत पड़ी यहाँ पर। तो इसी के चलते गवर्नमेंट आ गई सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पर हेल्प करने के लिए, जो इस एरिया में यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अनाउंस किया गया
कि पहले जो लोन दिया जाता था सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो था बेसिकली यहां पर उसको डबल कर दिया गया, यानी कि 10 की जगह 20 लाख यहां पर कर दिया गया, और विदाउट गारंटी, यानी कि पहले गारंटी रहती थी कि आप लोगों की गारंटी लेगा कोई कि तब ये लोन मिलेगा, यानी कि कोई गारंटर लेकर आइए तब लोन मिलेगा। अब कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रही है, सोसाइटी के वेलफेयर का काम कर रही है, तो ये एक तरीके से उनके ऊपर ट्रस्ट करना तो बनता है ना। यहां पर ये अगर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, अगर वो इस दिल से हेल्प कर रही है, तो फिर यहां पर कैसे काम चलेगा। तो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट यहां पर करना पड़ेगा ताकि यहां पर उनको बिना किसी गारंटी के उनको लोन दिया जा सके। तो ये एक अच्छी बात मुझे देखने को मिली पर्सनली कि हाँ और अच्छे से सपोर्ट करिए गवर्नमेंट इस चीज को। कंट्री में अगर आगे बात करें फ्री प्लास्टिक के बारे में, अभी मैंने बोला था ना प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, तो कई सारे बच्चों के भी मेल आए, उसमें भी कई सारे बच्चे सामने निकल कर आए कि सर हमने प्लास्टिक यूज करना छोड़ दिया है। तो देखिए ये होता है एक तरीके से, अपना कमिटमेंट अपने आप से कर लो तो किसी से करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि सब्जी लेने जाते हैं फिर जूस पीते हैं, कहीं पर स्ट्रॉ वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, कहीं पर जो करते हैं उसको बंद कर सकते हैं, कहीं पर आप लोग खाना खाने जा रहे हैं प्लास्टिक की चम्मच यूज कर सकते हैं, उसको बोलो स्टील की चम्मच दे दो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पर ये काफी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव आप लोग देख लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पर एक तरीके से ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में यहाँ पर भी काफी बड़ा एक फुल एडवांटेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आगे आ रहे हैं, कहने का मतलब ये निकल कर, ऐसा नहीं है कि घर पर बैठे हुए बस हाथ पर हाथ धरकर। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर उसके द्वारा भी यहाँ पर ये काफी अच्छा लगा मुझे, जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको बोला गया यहाँ पर सन चिरैया, ठीक है। तो एक तरीका ब्रांड है यहाँ पर जो कि आगे चलकर यहाँ पर जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलने लगूं आप लोगों कि आप लोगों को मान लीजिए आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोलने लगूं ठीक है आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, और वहां पर बैनर जो है वो किसका लग जाएगा, एसएलवी का बैनर लग जाएगा। तो जो बच्चों को किताबें देनी है, वो किताबें नहीं, छोटे बच्चों को जैसे उनके एलकेजी यूकेजी में अगर कोई पढ़ रहे हैं उनको किताबें देनी है तो किताबें उनको प्रोवाइड करा देंगे, बुक्स वगैरह, इसी के साथ में उनको कुछ भी थोड़ा मोटा जैसे बैठने के लिए जगह होना चाहिए, कोई बोर्ड हो जाए छोटा सा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कुछ आप लोग करो कुछ मैं हेल्प करूं, इस तरीके से तो चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं जिसमें यहाँ पर एक ब्रांड हो जाएगा कि हाँ कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके नाम पर यहाँ पर चीजें चल रही है, ठीक है। कि हाँ एक लोग जानते भी हैं, जैसे एप्पल का नाम ले दो तो आंख बंद कर लोग विश्वास कर लेंगे कि यार फोन अच्छा है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी तरीके से कोई ऐसा अगर ब्रांड आकर यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा कि यहाँ पर सोन चिरैया नाम का कोई ब्रांड है यहाँ पर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, तो सोचिए कि यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा इनको देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ पर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर DAYNULM यानी कि जिसके बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, इस तरीके से फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए। इसको बोलते हैं दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको DAY बोला गया, तो दीन दयाल अंत्योदय योजना। और फिर यहाँ पर क्या है, ये है NULM, इसको बोलते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी कि आजीविका का प्रोग्राम। तो अगर पूछे कि आप लोगों से किसके लिए है यहाँ पर ये प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम है बेसिकली लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, यानी कि एक तरीके से स्किल लोगों के अंदर होनी चाहिए, तो वो स्किल प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी इनके द्वारा। तो अगर लोगों को एक बार स्किल मिल गई तो फिर वो इंसान जो है कुछ ना कुछ अपना काम करने स्टार्ट कर देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो आगे आ रहे हैं यहाँ पर इसमें काम कराने के लिए भी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर ये अभी प्रोग्राम जो आया DAYNULM, इससे पहले आजीविका करके प्रोग्राम हुआ करता था, तो इसने आजीविका वाले प्रोग्राम को रिप्लेस कर ये वाला प्रोग्राम सामने निकल कर आया है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर में कुछ ढांचागत विकास करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे और भी प्रोग्राम इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। पीएम फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइजेस के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अंबेडकर जो हस्तशिल्प विकास योजना भी आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं चीजों को अपग्रेड करने के लिए, और खासकर उन एरिया में जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यानी कि माओइस्ट कम्युनिटी की काफी ज्यादा जो तादाद देखने को मिलती है, वहां पर भी ये काफी अच्छे से आगे निकल कर आते हैं और हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्रुप के बारे में। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखने के लिए आता है वुमेन इंपावरमेंट के बारे में भी, तो वहां पर भी इनके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, आप लोग बताइए आर्टिकल कैसे लगा। आइए अब आगे चलते हैं नेशनल न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर आप पूछने के लिए भी आ सकता है और कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहां से बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई। हालांकि शॉर्ट न्यूज में मैंने कवर कर लिया था, पर डिटेल में अब आप लोगों के सामने रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को जानने को मिल जाएगी। तो 75वां आजादी का सालगिरह सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, तो किस नाम से कर रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जब हम लोग 22 में
75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, तो 75 से लेके अगर हम लोग बात करें 25 साल और ऐड कर दें तो पूरे 100 साल हो जाएंगे। तो 100 साल में अगर हम लोग 25 साल अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर अपने देश के लिए अगर हम लोग लगा दें, तो आप लोग सोचिए कि हम लोग कहां पहुंच जाएंगे। यानी कि 25 साल अगर देश के लिए डेडिकेटेड होकर हम लोग लग जाएं, और जब 100 साल हम लोग अपनी आजादी के सेलिब्रेट कर रहे हो, कब सेलिब्रेट करेंगे? 47 में, यानी कि 2047 में। तो उस टाइम पर हमारे पास में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को एजुकेशन अच्छे से मिल जाए, एक तरीके से हेल्थ की सर्विस सबके लिए प्रोवाइड कराई जाए, एक अफोर्डेबल लेवल पर सबको सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है, सब चीजों में हम लोग अच्छे देखने को मिले, सबके पास में इलेक्ट्रिसिटी हो, सबके पास में खुद का पक्का मकान हो, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टिविटी अच्छी हो, हेल्थ की सर्विस उनके लोकल एरिया में ही मिल जाए। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो कैसा रहेगा। तो इसी के चलते 14 अगस्त को भी यहां पर ये याद रखिएगा पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया रहा है, और 14 अगस्त पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कंट्री में 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करें तो यहां पर गति शक्ति जो मास्टर प्लान लाया गया, इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। इसमें होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यानी कि संपूर्ण तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। अब कितना होगा वो तो इंप्लीमेंट के बाद में पता चलेगा। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में लोकल मैन्युफैक्चरर आएंगे, कई सारे लोगों को यहां पर हेल्प होगी, और इसी के साथ में चीजों को इंप्लीमेंट भी हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक जोन बन सकते हैं, जिसमें कई सारे लोगों को काम मिल सकता है, ठीक है, सोर्स और इंप्लॉयमेंट बन सकते हैं, यहां पर अपॉर्चुनिटी यहां पर और ज्यादा यूथ के लिए आ सकती है आने वाले टाइम में। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जिससे कई सारे लेवल पर आप लोग अच्छा खासा यहां पर हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक तरीका होगा लोगों की हेल्प करने का। तो ये याद रखिएगा, लोगों को कई सारे लार्ज स्केल पर हेल्प हो पाएगी। आगे यहां पर लॉन्च किया गया नेशनल हाइड्रोजन मिशन, यानी कि एक तो ये लॉन्च किया गया गति शक्ति मास्टर जो बेसिकली प्लान है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये भी लॉन्च किया गया। इसके चलते हाइड्रोजन जो गैस है बेसिकली वो एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि आप लोग पानी भी अगर पीते हैं H2O जिसके अंदर होता है, तो उसमें आप लोगों को हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो यहां पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काम करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब पानी से ही अगर हाइड्रोजन को हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्लाइमेट जो टारगेट है हमारा आगे आने वाले टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कराएगा। एनर्जी में हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम लोग बाहर से 80% जो क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो उसके चलते अपने ही देश में अगर हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो 12 लाख करोड़ रुपए हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं ना एनर्जी, उसके चलते हम लोग सेव कर पाएंगे। आप लोग समझिए 12 लाख करोड़ रुपए अगर अपने देश में हम लोग सेव कर पा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों को एजुकेशन मिल सकती है, कितने सारे लोगों को हेल्थ की सर्विस मिल सकती है, कहां पर हम लोग ढांचागत विकास कर सकते हैं। तो इतना पैसा अगर सेव कर लेंगे, तो ये एक तरीके से सेव करना भी एक तरीके से क्या होता है, वो भी एक तरीके से बनाना ही हो गया। जैसे आप लोग ना बिजली आज के डेट में मान लीजिए आप लोग 500 यूनिट अगर आप लोग खर्च कर रहे हैं, 500 यूनिट खर्च न कर अगर आप लोगों ने 250 यूनिट खर्च करी, अब 250 यूनिट आप लोग अगले महीने खर्च कर लीजिए, तो इससे क्या हो गया, 250 यूनिट बना लिया आप लोगों ने, इंडायरेक्ट में बोला जाए, वरना आप लोग बनी बनाई खर्च करते ना, तो आप लोग बचा ली, तो बचाना भी एक तरीके से बनाना ही होता है, ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा, राइस फोर्टिफिकेशन का कब तक का टारगेट है, 2024 तक का राइस फोर्टिफिकेशन का टारगेट है। इसके चलते जो चावल मिलता है आप लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत या फिर मिड डे मील स्कीम में बच्चों को मिलता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो खाना पीना मिलता है, तो उसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। जो मैल न्यूट्रिशन की शिकार है खासकर महिला और बच्चे, उनको हेल्प कर पाएगा। कई सारे राज्य इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और गुजरात आगे निकल कर आए और उन्होंने राइस फोर्टिफिकेशन के पायलट प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट कर दिए, ताकि जो चावल है वो संपूर्ण विकास करता हुआ नजर आए। चावल जो है इजीली लोगों को प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो उसको अगर अच्छे से हम लोग प्रोवाइड कराएं तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और है वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की जा रही है, तो 75 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की जा रही है। 75 वीक तक हम लोग यहाँ पर बेसिकली आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर अलग अलग एरिया को कनेक्ट किया जाएगा। तो 75 वंदे भारत ट्रेन ये वही ट्रेन है जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में कि हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर की जा रही है, बाहर किसी कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, 33 सैनिक स्कूल आज के में हमारी कंट्री में है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, आप लोग ये देखिए इसी आर्टिकल के अंदर, एक तो ये हो गया एक, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हो गया राइस फोर्टिफिकेशन, चौथा हो गया यहाँ पर वंदे भारत, पांचवा हो गया सैनिक स्कूल, और छठा हो गया यहाँ पर ई कॉमर्स सेल्फ जो हेल्प ग्रुप के लिए प्लेटफॉर्म। तो 6 स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो इनमें से एक क्वेश्चन था एग्जाम में आप लोगों के लिए बनी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता इस टाइम पर जब आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ाए हुए रहते हैं और फिर एग्जाम में छूट जाते हैं, और आप लोगों को लगता है यार ये तो पढ़ा रखे थे, तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा यार थोड़ा सा मेहनत कर लेते, रिविजन कर लेते ना, तो वो वाली चीजें देखने को मिल जाती है। और थोड़ा सा तो हिम्मत कर लो यार, एक बार एग्जाम निकालो, उसके बाद में कभी नहीं बोलूंगा आप लोगों को पढ़ लो, ठीक है, एक बार एग्जाम निकालो फिर एंजॉय करना अच्छे से, कभी आप लोगों को नहीं बोला जाएगा कि आप लोग किताबें उठाकर देख लो।
तो सैनिक स्कूल जो है वो रन किए जाते हैं यहाँ पर सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, और इसी के यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चीजों को कंट्रोल किया जाता है। स्टेब्लिश किया गया सैनिक स्कूल यहाँ पर प्रिपेयर, एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप लोगों से पूछे सैनिक स्कूल कौन यहाँ पर रन करता है, तो सैनिक स्कूल सोसाइटीज को रन करती है कौन सी यहाँ पर बेसिकली जो मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में नहीं आते हैं, ये याद रखना, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रो के बारे में मैंने आप लोग कई बार पढ़ाया ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यहाँ पर रोड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो किसके अंदर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, वो किसके अंदर आती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सैनिक स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, ना कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सैनिक स्कूल जो है प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर अर्ली स्टेज पर यहाँ पर कि इंडियन आर्म फोर्स के लिए यहाँ पर बेसिकली टारगेट रहता है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर गर्ल्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा टारगेट आप लोग बोल सकते हैं वुमेन इंपावरमेंट के लिए, तो डिफेंस के सेक्टर में भी वुमेन को आगे निकालने की बात की जा रही है, तो ये भी आप लोग आइडिया रखिएगा जरूर। पर लेकिन यार इंप्लीमेंटेशन कितना होता है वो देखने वाली बातें होती हैं, स्कीम बहुत सारी है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ आ जाती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो यहां पर बात की जाती है विल कनेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ वुमेन, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहां पर, तो उनके प्रोडक्ट को यहां पर बेसिकली कनेक्ट करेगा ताकि कंट्री के अंदर दूसरे एरिया में भी इसको भेजा जा सके। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों ने देखा सुई धागा मूवी देखी थी, तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे। अगर कोई एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहां पर गवर्नमेंट जो है वो तैयार कर दे और वहां पर जाकर कोई भी अपना प्रोडक्ट आकर बेच सके, जैसे अमेजन पे आप लोग आज के दिन में सारी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरों तक दूसरे लेवल पर आसानी से फास्ट ट्रैक तरीके से आप लोग उन चीजों को सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो ये कई सारी स्कीम होगी, तो पहला हो गया, यहाँ पर फिर से बता देता हूं, यहाँ पर गति शक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये भी याद रखिएगा पीएम पार्टी जो यहाँ पर पार्टीशन जो हॉरर रिमेम्बरेंस डे है एक ही हो गया, दूसरा पीएम शक्ति के बारे में जाना, तीसरा यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, राइस फोर्टिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर वंदे भारत जो ट्रेन हो गई, सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स हो गया, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली मिलकर काम करने वाले जो ग्रुप होते हैं, यानी एक तरीके से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इकट्ठा होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बी हैप्पी शेयर एंड हेल्प ईच अदर, तो वही एक तरीके से सेल्फ हो गया, हेल्प ईच अदर यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, तो ये आप लोग आइडिया रखेगा। देखिए वीडियो अगर आप लोग देखने के बाद में अगर वीडियो को भी अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा अगर आप लोग अगर लगता है कि हाँ वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसमें भी एक दूसरे की हेल्प हो जाती है काफी अच्छी। अगर आप लोग ये आप लोग खुद तक अगर देखिए डेली आप लोग देख रहे हैं इसको, एक तो हो गया कि आप लोगों ने एक दिन देखा फिर देखने का मन नहीं किया कि यार क्या फालतू में टाइम पास हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन रेगुलरली अगर आप लोग देख रहे हैं तो दूसरे तक अगर ये चीजें आप लोग पहुंचाएंगे तो उस इंसान को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करो कि इस तरीके से तो आप लोग खुद ये चीजें किसी को पढ़ा दो, उससे अच्छा होगा कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम वीडियो किसी इंसान तक पहुंचा सकते हैं, तो उसको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। तो इतना आप लोग जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज है, वैसे डिफेंस की कैटेगरी में भी आप लोग इसको रख सकते हैं, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई यहाँ पर एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि धरती से धरती पर मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल यानी कि न्यूक्लियर ले जाने वाली ये मिसाइल है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर जो ये मिसाइल है अभी यहाँ पर, जिसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम है गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पर गजनवी यहाँ पर ये बेसिकली मिसाइल है। इससे पहले यहाँ पर कई सारी और भी मिसाइल आ चुकी हैं। पहले गजनवी के बारे में बात करें तो 290 किलोमीटर तक वार करने वाली ये मिसाइल है। इससे पहले यहाँ पर शाहीन भी पाकिस्तान की थी, शाहीन थर बाबर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में फतेह फर्स्ट ये पाकिस्तान के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटजी इनके अंदर रहती है। सेल्फ गाइडेड मतलब एक बार आप लोगों ने छोड़ दिया कि उस टारगेट को हिट करना है तो फिर ये उसी के बेस पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो भी पेलोड इनके ऊपर रहेगा वहीं पर ही जाकर प्री डिटरमाइंड टारगेट। ठीक है, जैसे अगर को आप लोग डिसाइड कर लेना कि हाँ इतने नंबर लेकर आने, इसमें पहले से डिसाइड कर लिया, उससे कम नंबर लाने ही नहीं है, तो वो वाली बात बोल सकते हैं। कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव जैसे कि केमिकल हो गया, बायो इसी यहाँ पर बायोलॉजिकल हो गया, फिर न्यूक्लियर हो गया, तो ऐसा कोई भी अगर हथियार वगैरह है ये यहाँ पर पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जो भी लड़ाई का सामान है, तो ये यहाँ पर काफी एक इंपॉर्टेंट एक पाकिस्तान की मिलिट्री में एडिशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल कोड है यहाँ पर जो इन चीजों को रोकने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफिकेशन है, यानी कि एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी बढ़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि होड़ में लग गए, इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, पाकिस्तान ने बना ली, फिर इंडिया ने और बड़ी बना ली, पाकिस्तान ने और बड़ी, फिर इंडिया ने और बड़ी, तो इस तरीके से कोल्ड वॉर ना चल जाए। तो इसके चलते हेग कहां पर नीदरलैंड के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया ताकि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोलिफरेशन जो है उसको रोका जा सके। तो उसी के चलते यहां पर इसको कर्व करने की बात की जाती है, क्योंकि मिसाइल में जितना पैसा खर्च किया जाता है, अगर किसी की एजुकेशन में कर दे तो कैसा रहेगा, किसी की हेल्थ में कर दे तो कैसा रहेगा, मिसाइल तो बनाकर रख ली, तो ये एक तरीके से गलत तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, पर अपनी सिक्योरिटी के लिए लोगों को करना पड़ता है, तो इसका थोड़ा फोकस देकर चलना चाहिए। इंडिया सिग्नेटरी है यहां पर इस कन्वेंशन का,
इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है काफी अच्छे से। अगर बात करें, स्टैब्लिश किया गया था 1987 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसको एमटीसीआर भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ये लिमिट करता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल एंड अदर जो अनमेन्ड जो डिलीवर सिस्टम है उनको कैसे रोका जाए, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर अटैक को कैसे रोका जाए। तो इंडिया ने एमटीसीआर भी यहां पर ज्वाइन किया। अभी इंडिया के पास है बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि पी में क्या है ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था, देखता हूं किस किस को याद है, बताइए जरा। सूर्य मिसाइल हो गया, पृथ्वी हो गया और धनुष हो गया। तो ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रेजेंट टाइम पर, जिनके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से काम किया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी। आइए देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में फिर आप लोगों से क्वेश्चन होगा, रिवीजन कर जरूर जाए कीजिए। अच्छा लगता है जब आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं, इससे आप लोगों को फायदा होगा, काफी अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दो तो इंपॉर्टेंट डे देखे हम लोगों ने, वर्ल्ड मॉस्किटो डे देखा इसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोग भूलना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी जी से रिलेटेड है, ये आप लोग याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर अभी क्या नाम किया गया वो भी याद रखना, बताइए, चलिए रिवीजन कर लीजिए। इसी के साथ में यहाँ पर थैंक्स लॉट फिर से जिनके द्वारा यहाँ पर चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो काफी हेल्प हो जा रही है काफी सारे बच्चों की। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने बात की इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर कैगाली ये अमेंडमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किसके लिए है, वो सारी चीजें हम लोगों ने जानी। और इसी के चलते हम लोगों ने ये भी देखा जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो काम किया गया उसको समझा थोड़ा सा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में पाइनएप्पल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली, जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा बेसिकली नारी शक्ति से संवाद के बारे में, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इनिशिएटिव है यहाँ पर बेसिकली इंडिपेंडेंस डे पर, ये 6 इनिशिएटिव है एक ही आर्टिकल के अंदर, तो इसलिए याद रखिएगा। इनको मैं अलग अलग न्यूज भी बना सकता था, तो आप लोग बोलते 6-7 न्यूज कवर हो गई, ठीक है, पर लेकिन एक ही न्यूज में डाला क्योंकि आप लोग आसानी से इनका रिविजन कर सके, तो इसलिए आप लोग इनको याद रखिएगा। ये 6 न्यूज के बराबर है, अलग अलग 6 वीडियो इनके ऊपर निकल सकती थी, ठीक है, अलग अलग अगर इनको देखा जाता। पर लेकिन आप लोगों से कोई रिसर्च के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं पढ़ाई आप लोग करनी है और एग्जाम क्लियर करने हैं, ना कि पीएचडी करनी है। तो जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उतनी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करें तो ये यहां पर हम लोगों ने पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कुछ बातें समझी, और कुछ ये यहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, एक आंसर आप लोग दीजिए। वर्ल्ड मॉस्किटो डे की थीम बतानी है, इसी के साथ में हार्मनी और सद्भावना दिवस के बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री के साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काम करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों से पूछा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी लेयर को ये बर्बाद होने से बचाते हैं। कौन सा अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसके चलते यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने की बात की गई। इंडिया कब तक बोल रहा है कि 80% इसको कंट्रोल कर लेगा। पाइनएप्पल के बारे में बात करें तो हमार ट्राइब के बारे में बात की जा रही है, तो कौन से एरिया में हमार ट्राइब पाई जाती है ये बताना है। राइस फोर्टिफिकेशन का टारगेट कब तक का है ये आप लोगों को बताना है। सैनिक स्कूल के बारे में बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर विशाल जो बॉस है इनके द्वारा यहाँ पर ये काफी अच्छा मुझे लगा, भी इनके द्वारा मेल भी किया गया था और वैसे इनके द्वारा कमेंट भी किया गया। देखिए इन्होंने मेरे पास से मेल भेजा कि किताबों के लिए, पर इनको अभी ये किताबें जो हैं वो ये खुद से परचेज कर पा रहे हैं, इनके पास में इतना एक तरीके से रिसोर्सेज हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, आप देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद की हेल्प हो जाएगी, तो ये भी इनडायरेक्ट वे में हेल्प ही होगी एक तरीके से, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करना और एक तरीके से सेव करना, तो वो भी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर खुद के लिए किताबें खरीद ली और आप लोगों ने इसे मुझे जो बोला था, तो उससे किसी और को अब मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा, तो ये भी एक तरीके की हेल्प हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कुछ ऐसी चीजें, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बता दिया कीजिए, अगर पहले आप लोगों ने मेल किया तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे जो 12th से यहाँ पर ये बेसिकली 12th क्लास में अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है यार। आप लोग देखिए देख तो सकते हैं रेगुलर, पर अभी ना तो नोट्स बनाने की जरूरत है, ना ही किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बस एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप लोग याद रखना स्टार्ट कर दोगे, समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर जब चीजों को सुनते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनना आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चीजों पर फोकस देना स्टार्ट कर दिए। बाकी एनसीईआरटी वगैरह आप लोगों ने पहले पढ़ी है 12th तक का, तो एनसीईआरटी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, एनसीईआरटी पर फोकस देना स्टार्ट कर दिए। नोट्स किसी भी चीज के अभी आप लोगों को नहीं बनाने हैं, तो रेगुलर आप लोग क्लास सुन सकते हैं। बाकी जो भी सुनना चाहते हैं उसको भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अभी 10th और 12th के जैसे अभी एग्जाम हो गए, ठीक है। तो दुनिया भर के बच्चे अभी यहाँ पर पास होकर आए हैं 12th में, तो अगर उनको किसी को आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, किसी को इस तरीके का बच्चा है, तो उनको आप लोग इन वीडियोस के बारे में बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा, ठीक है। वरना क्या करेंगे, सबसे पहले पेड कोर्स खरीदेंगे जाकर वो, ठीक है, और पता चलेगा पेड कोर्स में फिर खरीदने के बाद में
15-20 हजार रुपए वहां पर बेसिकली कई सारे तो करंट अफेयर के भी पेड कोर्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है, कि करंट अफेयर के कोर्स बेच दिए। अगर सोचिए आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से अगर पता चले कि वहां पर पैसा देने के बाद में यार फ्री में उससे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो फिर कैसा लगता है कि यार पैसे बर्बाद कर दिए। और ऐसे मेल आते हैं रेगुलरली मेरे पास में, इसलिए नहीं आप लोगों को दिखाता क्योंकि उनमें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहता है, ठीक है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से दिखाना। तो यहाँ पर ये रीजन रहता है, वरना कई सारे बच्चों के मेल आते हैं ऐसे कि सर इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो एक तरीके से डे था, इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट कौन सी है जिसके द्वारा यहाँ पर शॉर्टेज बताई गई अभी यहाँ पर पानी की, खासकर कोलोराडो रिवर कौन सी कंट्री में है। यहाँ पर अटल जो इनोवेशन मिशन के बारे में बात की गई, तो आप लोग यहाँ पर बताना है SEP क्या है, मेड इन इंडिया ये इसकी थीम क्या है वो कंप्लीट करनी है। UNWGIC क्या है इसके बारे में बताना है, कहां पर इसकी सेकंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रही है, पहली मीटिंग इसकी कहां पर हुई थी ये बताना है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी, अगर पोल्यूशन यहाँ पर अगर जमीन के अंदर पानी के अंदर इन्वायरमेंट में है तो उसको हटाने को एक शब्द यूज किया गया था, बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिए जाते हैं ये बताना है। इंडिया रैंक जो है इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल इनोवेशन, तो उसमें कितनी रैंक है हमारी, EACPM इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जिसके द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि कर पहले यहाँ पर बात की जा रही है द ह्यूमन रेस, तो ये है यहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो डे है इसका थीम है। इसी के साथ में याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली ये यूएसए के बारे में बात की जा रही है, जो कोलोराडो रिवर के बारे में बात की जा रही है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, ये स्टूडेंट को बिजनेसमैन बनाने की बात की जा रही है। मेड इन इंडिया यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, यहाँ पर उसके लिए बीज बोया जा रहा है बच्चों के लिए, ताकि वो जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। सेकंड जो मीटिंग यहाँ पर हो रही है वर्ल्ड जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये इंडिया के अंदर होगी 2022 में। तो 2022 में भी अगर आप लोग एग्जाम देंगे 2023 में, तो वहां तक के भी करंट अफेयर आप लोग के तैयार हो रहे हैं। पहले वाली चाइना के अंदर हुई थी 2018 में, बायो रेमिडिएशन बोलते हैं पोल्यूशन को हटाना पानी से, इन्वायरमेंट से, वाटर से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में पूछा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अवार्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 48 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इकोनॉमी जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ एल्डरली इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताएगा। आप लोगों को एक सेकंड लगे यहाँ पर, अगर पसंद आता है लेक्चर को तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा। ये फीडबैक होगा एक तरीके के लेक्चर के बारे में आप लोग की क्या राय है। बाकी 10 में से भी आप लोग यहाँ पर मार्क्स दे सकते हैं कि हाँ किस तरीके से आप लोग को लगेगा, जहां पर कमी रहे वहां पर आप लोग मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाएगी। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।